हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, आज वर्ण विचार के टॉपिक का ये तीसरा भाग देखेंगे। इसमें मैंने 2 वीडियो जो है ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दी जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। और ये जो वर्ण विचार नामक टॉपिक है, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि स्वर तंत्रियों के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो है अघोष व्यंजन और दूसरा जो है घोष व्यंजन यानी सघोष व्यंजन। तो देखते हैं श्वास नली के ऊपरी भाग के कुछ नीचे स्वरतंत्र स्थित होते हैं, जो ध्वनि उत्पादन के लिए जो है प्रमुख इसके अवयव हैं। तो अवयव यही है अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन देखते क्या होता है, तो जब स्वर तंत्रियाँ खुली हो और वायु बिना अवरोध के बाहर निकलता है उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं उनमें जो कंपन नहीं होता है तो उसे अघोष कहते हैं। अ का मतलब ये होता है कि नहीं। तो इसी तरह बोला जा सकता है कि जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं वो वायु के बिना अवरोध के ही बाहर जो उच्चारण निकलते हैं वो क्या होते हैं, अघोष व्यंजन। यानी उसमें किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है तो उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं कि अघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो जो है अघोष व्यंजन वो स्पर्श व्यंजन वर्ग का जो है प्रथम तथा द्वितीय वर्ण होता है। स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। और देखते कौन कौन से, तो पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो स्पर्श व्यंजन का जो पहला दूसरा वर्ण है, जैसे क वर्ग का, तो क और ख ये पहला और दूसरा वर्ण होता है। च वर्ग का देखेंगे तो च और छ, च पहले नंबर पे आएगा, छ दूसरे नंबर पे। तो इस तरह से ये स्पर्श व्यंजन है। तो क वर्ग का और च वर्ग का। ट वर्ग का देखेंगे तो ट और ठ यानी पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। त वर्ग का देखेंगे तो त और थ। उसी तरह से प वर्ग का देखेंगे तो प फ। और जो ऊष्म व्यंजन होता है, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो ऊष्म व्यंजन होता है स श सह, तो इसमें जो स क्ष और स ये क्या होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। इसमें ह नहीं होता है, इसमें स श स ये क्या होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है कि अघोष व्यंजन क्या है। तो स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है, ध्वनियाँ होती हैं, वो अघोष व्यंजन होता है और उस व्यंजन का स श स होता है। आगे देखते हैं घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन, दोनों एक ही नाम है। इसे हम संवार व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसका 3 नाम है, घोष व्यंजन, सघोष व्यंजन और इसे संवार भी कहा जाता है। अगर घोष सघोष न पूछ करके संवार पूछा जाए तो इसका मतलब भी वही होगा। तो देखते हैं घोष सघोष संवार क्या होता है। तो जब वायु के अवरोध से स्वर तंत्रियाँ कंपन होती हैं, यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण या बोलने में जो स्वर तंत्रियाँ कंपन होने लगे तो वह सघोष या घोष व्यंजन या संवार व्यंजन भी कहते हैं। अब देखते हैं कि घोष सघोष क्या होता है। तो ये स्पर्श व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है। हमने अघोष व्यंजन में देखा कि पहला दूसरा होता है वर्ण, और इसी तरह क्या होगा, तो घोष सघोष में तो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होगा। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण देखते हैं तो क वर्ग का जो ग घ अंग ये तीनों होंगे, और च वर्ग का देखेंगे तो ज झ इ, ट वर्ग का ढ ढ ढ, त वर्ग का द ध न ये 3 होते हैं। आगे देखते हैं प वर्ग का, तो ब भ म ये क्या होते हैं, 3 वर्ण होते हैं जो कि सघोष व्यंजन होते हैं। य र ल यानी जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो य र ल होते हैं। य र ल व चारों होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व, तो ये क्या होते हैं, य र ल व अंतस्थ व्यंजन, तो ये भी सघोष या घोष या संवार व्यंजन होते हैं। और ह जो होता है ये भी क्या होता है, सघोष व्यंजन। तो ये ह तो ऊष्म व्यंजन है, तो इसीलिए तो ऊष्म व्यंजन का जो लास्ट वाला ह है वह भी क्या है, सघोष व्यंजन है। और स श स ये क्या होता है, अघोष व्यंजन। आगे देखते हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्ग। अभी हमने स्वर तंत्रियाँ के आधार पर देखे, अब देखेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राणत्व का मतलब क्या होता है, श्वास या वायु। प्राण का मतलब होता है श्वास लेना या वायु हवा। तो वस्तुतः व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली जो वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, तो अल्पप्राण व्यंजन। पहला देखते हैं अल्पप्राण व्यंजन क्या होता है। तो उच्चारण में श्वास का मात्रा जब कम निकलता है तो उसे अल्प मतलब होता है ये कम। तो अल्पप्राण क्या होता है, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय या बोलते समय कम श्वास यानी कम हवा बाहर निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। तो देखते हैं अल्पप्राण क्या होता है। अल्पप्राण व्यंजन तो स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला तीसरा पांचवा यानी 1 3 5। 1 3 5 क्या होता है, तो अल्पप्राण व्यंजन होता है। तो 1 3 5 देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे 1 नंबर पे क्या आएगा, क, फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ग, फिर पांचवें वर्ड पर अंग। उसी तरह च वर्ग का देखेंगे तो पहले नंबर पे च, और तीसरे नंबर पे ज, और अंतिम जो पांचवा वर्ड है इया। उसी तरह जो है ट वर्ग का, तो ट ड ड़ 1 3 5। त वर्ग का त द न ये भी 1 3 5। और प वर्ग का प ब म ये भी 1 3 5। तो इस तरह से अल्प प्राण जो है वो 1 3 5 यानी 135 जिसको बोल सकते हैं। और अंतस्थ व्यंजन भी जो भी हैं ये भी क्या होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन, यानी यह अलावा भी क्या होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। आगे देखते हैं, अगला देखेंगे, अभी हमने अल्पप्राण व्यंजन देखा, अब देखेंगे महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन क्या होता है, तो उच्चारण या श्वास करने में जब अधिक मात्रा निकलती है इसे हकार ध्वनियाँ उत्पन्न भी कहते हैं। तो महाप्राण व्यंजन मतलब जिन वर्णों को उच्चारण करते समय या बोलते समय श्वास की मात्रा यानी हवा की मात्रा अधिक निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं, और उसे हकार नामक ध्वनि भी उत्पन्न होता है। इसमें हकार नामक यानी ज़्यादा श्वास निकलता है उसमें हकार नामक ध्वनि निकलता है, ध्वनि उत्पन्न होते हैं। तो देखते हैं महाप्राण व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यानी 24 बोल सकते हैं। 2 और 4, 2 और 4 क्या होता है, महाप्राण अल्पप्राण 1 3 5 होता है। तो देखते हैं कि दूसरा चौथा वर्ण कौन सा है। तो क वर्ग का जो दूसरा और चौथा है
ख है और घ है। आगे देखते हैं कि जो च वर्ग का जो दूसरा वर्ड है वो छ है और झ। आगे देखते हैं ट वर्ग का ठ ड, त वर्ग का थ ध और प वर्ग का फ और भ। तो इस तरह से दूसरा और चौथा वर्ग क्या होता है स्पर्श व्यंजन का, तो महाप्राण व्यंजन होते हैं। और इसमें उष्म व्यंजन भी होते हैं जो कि महाप्राण। उष्म व्यंजन मतलब स श स ह, ये चारों होते हैं किसमें, तो महाप्राण व्यंजन में, क्योंकि इसमें जो श्वास होता है, वायु होता है, हवा होता है, वो अत्यधिक मात्रा में निकलती है। जैसे श श स बोलने से ही लगेगा कि इसमें जो श्वास है, वायु, हवा है, वो अधिक मात्रा से बाहर निकलती है। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन देखते हैं तो क्या होता है, य र ल व होते हैं, य र ल व। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन का जो इसके जो इंपॉर्टेंट तथ्य है, तो देखिए क्या है। तो इसमें जो है इसमें जो है य तथा व को अर्धस्वर माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्धस्वर किसको माना जा सकता है, तो अंतस्थ व्यंजन तो य र ल व होता है, लेकिन जब अर्धस्वर पूछा जाए तो केवल य होता है और व होता है। य व क्या होता है, ये अर्धस्वर माना गया है। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में कि इनका उच्चारण जो है कैसे होता है। तो जीभ यानी जीवा, तालु, दांत, ओष्ठ के आपस में अपूर्ण मिलन से होता है। पूर्ण मिलन से नहीं होता, अपूर्ण मिलन, सबका थोड़ा थोड़ा मिलन होता है, तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो जीभ यानी जीवा, तालु, दांत और होठ के जब आपस में थोड़ा थोड़ा जो आपस में मिलते हैं तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और य र ल होते हैं और य व क्या होता है, अर्धस्वर होता है। आगे देखते हैं इसके उच्चारण दृष्टि से देख लेते हैं। तो य क्या होता है, यह जो होता है वो तालव्य स्वर होता है। यह बोलने के लिए हमें तालु की आवश्यकता होती है। र क्या होता है, मूर्धा, र जो ऊपर से टकराती है, र क्या होता है, मूर्धन्य होता है। ल होता है दंत, यानी ल को बोलने के लिए दंत की आवश्यकता है। वह क्या है, दंत प्लस ओष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ से वह बोला जाए। आगे देखते हैं उष्मा व्यंजन। उष्मा व्यंजन जो होता है वह स, क्ष, स, ह, ये चार होते हैं। अब इसको देख लेते हैं स, श, स, इसका उच्चारण की दृष्टि से देख लेते कैसे प्रयोग किया जाता है। तो श जो है ये भी तालव्य होता है, ये यानी कि ये भी तालु से बोला जाता है। श जो है ये मूर्धा से बोला जाता है। स जो है ये दंत सा प्रयोग होता है। ह जो है ये कंठ से, मतलब ह बोलने के लिए हमें कंठ पर मतलब जोर पड़ता है ह बोलने के लिए। आगे देखते हैं कि जो उष्म व्यंजन होते हैं ये रगड़ और ये घर्षण से उत्पन्न होकर, यानी उष्म मतलब गर्म वायु से उच्चारित होते हैं। किस तरह से वायु से, तो उष्म व्यंजन यानी जो गर्म वायु होते हैं, इस तरह से इसको बोलने पर इसका मतलब इस व्यंजन का उच्चारण होता है, यानी स, क्ष, स, ह। आगे देखते हैं कुछ इसके परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखते हैं, पूछे जा सकते हैं प्रश्न कि जो री वर्ण यानी जो ऋषि री वाला वर्ण है उसका जैसे कैसे बनाया गया है। तो री वर्ण जो र जमा ई से मिलकर री बनाया गया है। री का वर्ण जो है वो किस तरह से बनाया गया, तो र जमा ई, तो री बनाया गया। आगे देखते हैं जो री का मात्रात्मक चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, जो री का मात्रात्मक चिन्ह है तो इस तरह से, जैसे कृपा में लगता है, पृष्ठ में लगता है, मृत में लगता है, इत्यादि व्यंजनों में जो है री का ये इस तरह से मात्रात्मक जो है चिन्ह बनाया जाता है। आगे देखते हैं ये जो वर्णमाला होती है, यानी कि री का जो वर्णमाला होती है वो उसका जो ये कब आते हैं, तो ये जो री वर्ण होता है ये उ तथा ए के मध्य में आते हैं। पूछा जा सकता है प्रश्न कि जो री वर्ण होता है वो किसके बीच में आते हैं, या पहले आते हैं कि बाद में आते हैं स्वर में, तो ये कब आते हैं, तो उ और ए के बीच में आते हैं। कौन, तो री वर्ण। आगे देखते हैं हिंदी शब्दकोश में इसका जो क्रम है उ के पश्चात ही होता है। अगर शब्दकोश के अनुसार प्रश्न पूछा जाए तो री का वर्ण कब प्रयोग होता है, तो उ के बाद ही आता है, यानी री वर्ण जो है शब्दकोश के अनुसार उ के बाद होता है, लेकिन वर्णमाला के अनुसार पूछा जाए तो उ और ए के बीच में आता है यह स्वर। आगे देखते हैं इसका प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में किया जाए, यानी जो संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें इसका री का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं हिंदी में ख, ग, ग, ज अथवा फ यानी नुक्ता लगती है, यानी जहाँ जहाँ क, ख ये सब देखने जहाँ उसके नीचे बिंदु लगा ये नुक्ता युक्त बिंदियाँ होती है, ध्वनियाँ होती हैं, जिसका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये देन है। यानी इसका जो नुक्ता युक्त जो ध्वनियाँ प्रयोग की जाती है ये किसकी देन है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की यह देन है। आगे देखते हैं री वर्ड देख लिया। अब आगे देखते हैं कि र वर्ण देखते हैं, र वाला, र से रथ वाला, कि र वर्ण का प्रयोग इसका परीक्षा उपयोगी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि र वर्ण क्या है। तो र वर्ण एक अल्पप्राण व्यंजन है और यह घोष और सघोष भी होता है। यह लुंठित ध्वनियाँ यानी प्रकंपित ध्वनियाँ भी कहते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, य र ल आता है ना, तो ये र भी क्या अंतस्थ व्यंजन में है। अल्पप्राण, घोष, सघोष, लुंठित, अंतस्थ व्यंजन। अर्धस्वर भी इसको कहते हैं। वर्तस्य ध्वनियाँ भी होती है और लोड़ित ध्वनियाँ होती है, और ये अशक्त व्यंजन होता है। और र का प्रचलित रूप देखते हैं कि र का जो प्रचलित रूप है किस प्रकार से इसका उसका रूप देखने को मिलता है। तो उदाहरण में आप देख सकते हैं कि प्रकार में जो प्र में र नीचे बना है वो इस तरह से प्रयोग होता है। धर्म में जो म के ऊपर र बना है इस तरह से प्रयोग होता है। राष्ट्र में जो ट के नीचे बना है री का र का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। आगे देखते हैं हिंदी शब्दकोश में अपक्रम में श का पश्चात आता है, यानी अब देखते हैं श्रवण। श्रवण कैसे बना है, तो श जमा र से मिलकर श्रवण बना है। और इसका मतलब ये जो श्रवण है इसका प्रयोग कब होता है, कब आते हैं, तो इस शब्दकोश के अनुसार इसका जो क्रम है वह स के बाद आता है, यानी श से सलजम होता है तो स से सलजम के बाद ही ये श्रवण आता है। ये शब्दकोश के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार नहीं है, शब्दकोश के अनुसार श के बाद ये श्र आता है। और इसका जो ये कैसे बना है, तो ये श जमा र से मिलकर श्र बना। और ये एक संयुक्त व्यंजन। श कैसा व्यंजन, छत्र ज्ञ श होता है, तो ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। आपको पिछली वीडियो मैंने बताया था वर्ण विचार में कि जो संयुक्त व्यंजन है वो 4 है, छ, त्र, ज्ञ, श। आगे देखते हैं, और ये प्राय जो है
तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। श्रवण है ये भी तत्सम में होता है, अरि का भी जो है उच्चारण ये तत्सम में प्रयोग होता है। आगे देखते हैं बवड़। बवड़ देखते हैं, बवड़ कैसा है, ब से बकरी वाला, तो ये जो है ओष्ठ वर्ण है। ब किस तरह का वर्ण है, तो ये ओठ यानी लिप्स का प्रयोग किया जाता है, होठों का प्रयोग करके बवड़ बोला जाता है। और ये कैसा व्यंजन है, तो ये अल्प प्राण यानी इस ब बोलने के लिए जो श्वास होते हैं, हवा होती है, वायु होती है, कम मात्रा में निकलती है, तो ये क्या होता है, ब वर्ण कैसा है, तो अल्प प्राण व्यंजन है। और ये क्या स्पर्श वर्ण भी है, और ये घोष वर्ण है, घोष यानी सघोष वर्ण है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे थ वर्ण यानी त वर्ग का जो थ वर्ण है, ये क्या है, यह भी स्पर्श वर्ण है, और ये दंत वर्ण यानी दांत बोलने के लिए प्रयोग करना पड़ता है थ को बोलने के लिए, और ये कैसा वर्ण है, तो अघोष है। आगे देखते हैं थ वर्ण क्या है, एक महाप्राण वर्ण है। आगे देखते हैं भ वर्ण। भ वर्ण क्या है, मतलब भ से जो भवन वाला है, यह भी स्पर्श वर्ण है, यह घोष वर्ण है, और क्या है, यह ओष्ठ वर्ण यानी होठ का प्रयोग किया जाता है, और ये कैसा व्यंजन है, तो ये महाप्राण वर्ण के व्यंजन में आता है। आगे देखते हैं क्षवण। क्षवण क्या है, तो क जमा श से मिलकर क्षवण बना, और ये एक संयुक्त व्यंजन है। और ये शब्दकोश में नहीं पूछा जा रहा है कि शब्दकोश में इसका जो प्रयोग होता है वो कब आता है, किसके पश्चात आता है, तो शब्दकोश के अनुसार इसका जो क्रम है वो क के बाद आता है, यानी क के बाद तो ख आता है वर्णमाला में, लेकिन जो शब्दकोश में है तो शब्दकोश में क के बाद जो है क्षवण आता है, ये शब्दकोश के अनुसार। आगे देखते हैं हवण। हवण का जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं, तो ह क्या एक निरनुनासिक है, और ये क्या सघोष व्यंजन भी है और महाप्राण व्यंजन भी है, और क्या ये कंठ यानी कि ह बोलने के लिए कंठ पे जोर देना पड़ता है, और ये ऊष्म व्यंजन भी है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ इसके जो इसका जो चौथा पार्ट होगा इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।